भाई वीडियो कब आएगी, क्लास 11th एंट्रेंस पे वीडियो कब आएगी। तो भाई आपके इतनी ज़्यादा कमेंट्स के बाद फाइनली नाउ द वीडियो इज़ हियर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमान कदीर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यस, इस साल मेरी 12th कंप्लीट हुई है और इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूँ क्लास 11th एंट्रेंस 2025 जो होने वाला है, आप लोग क्या क्या करेंगे। ये जो वीडियो ओवरऑल होने वाली है, गाइडेंस बेस्ड वीडियो होने वाली है, स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो होने वाली है। आप लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, आप लोग जो आप लोग एंट्रेंस की डेट है वो आपकी डेट जो है 27 अप्रैल है। आपके पास कुछ ही वक्त बच रहा है, 10 से 15 दिन बच रहे हैं आपके पास। तो आप लोग इस कम वक्त में आप लोग क्या करेंगे, तो इसलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। और इस वीडियो में मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊंगा जो लोग ये एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए हैं। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वो लोग बताएंगे कि भाई उन लोगों ने इनसे एंट्रेंस कैसे कैसे क्रैक किया था और क्या क्या उन लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, क्या नहीं किया था। ये सब चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ अमान कदीर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 2023 में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, रैंक मेरी 3rd थी। ये चीज़ें रही मेरे बारे में, मैंने थोड़ा सा आपको अपने बारे में तारुफ दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग जो अभी नए नए उभरे हुए हैं लोग, जो अभी इनको होश आए भाई अच्छा एंट्रेंस भी देना है, तो उनको ये अभी पता भी नहीं होगा सिलेबस क्या है। तो मैं सिलेबस पहले बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। सिलेबस रहने वाला क्या है। साइंस जो आपके आने वाली है, पहले जो सिलेबस है 9th और 10th का सिलेबस होने वाला है। 9th और 10th जो आप लोग पढ़कर आए हैं वही सिलेबस, आपको वही चीज़ आपसे एंट्रेंस में पूछी जाएंगी क्लास 11th एंट्रेंस में। 27 अप्रैल को तैयार हो जाओ भाई। सिलेबस जो है आपका साइंस का जो आपको आने वाली है 50 मार्क्स की साइंस आने वाली है। मैथ्स जो आने वाली है 30 मार्क्स की मैथ्स आने वाली है। इंडो जो आने वाली है 10 मार्क्स की इंडो आने वाली है। जनरल नॉलेज जो आने वाली है आपकी 5 मार्क्स की जनरल नॉलेज आने वाली है। और साथ ही साथ जो आपकी इंग्लिश आने वाली है, इस साल इंग्लिश इंक्लूड हुई है, इंग्लिश 5 मार्क्स की आने वाली है। ये चीज़ें हैं। और बात करूँ फिजिक्स के लिए, आप लोग क्या करिएगा। साइंस में 50 मार्क्स की फिजिक्स के लिए कर लिए तमाम NCERT के, जो NCERT क्लास 9th और क्लास 10th की है। इंटरनल क्वेश्चंस, एक्सटर्नल क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है काफ़ी है भाई फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी आप यही करिएगा। केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT में माइन्यूट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके केमिस्ट्री में बारीक से बारीक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं बायोलॉजी में आपको सेम यही चीज़ है। आपको पता होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बायोलॉजी में भी रटना तो ज़्यादा ऑब्वियसली है ही है। ये सब चीज़ें हैं। और बात करते हैं मैथ्स में, आप लोग क्या करेंगे। मैथ्स के लिए आप लोग बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, आपके फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए आपको। और उसके साथ ही साथ आपको ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आप लोग जो करने वाले हैं, आप लोग RD शर्मा के जो MCQs आते हैं वो आप लोग करिए, क्योंकि जो एंट्रेंस में थोड़े हाई लेवल के मैथ्स में क्वेश्चन रहते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं मैथ्स की। बात कर लिया हम लोग इंडो इस्लामिक में। इंडो इस्लामिक सर सैयद अहमद खान ज़्यादातर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आने हैं वहाँ पर ज़रूर, वहाँ आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ के जाइएगा। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे भाई डिसएडवांटेज है, तो थोड़ा सा आप लोग भी लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अधेड़ों लेक्चर्स पढ़े हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के। किसी को भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी आप लोग जाके लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। इंडो इस्लामिक के फ्री के मार्क्स मिलते हैं। इंडो इस्लामिक के आपको 10 मार्क्स के। जीके और इंग्लिश के लिए ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट मत ही करिएगा, क्योंकि भाई 5 मार्क्स की है। ये मत करिएगा भाई इसी को ज़्यादा आप लोग टाइम दे रहे हैं, इतना कर लीजिएगा। सिलेबस की मैंने बात कर ली है। और अब मैं बात करते हुए चल रहा हूँ आप लोग क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनको अभी बुला रहा हूँ और उनसे बारी बारी पूछते हैं कि उन लोगों ने क्या किया था। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो बुलाते हैं उन लोगों को। तो ओके एवरीवन, हमारे साथ है यासिर भाई को पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यासिर भाई, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माइक आपके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद यासिर और मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने भी 2023 में एंट्रेंस दिया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 थी जनरल कैटेगरी में। तो यासिर भाई, जैसे कि अभी भाई आपको पता है एंट्रेंस आने वाले हैं, 27 अप्रैल को एंट्रेंस आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे एंट्रेंस को लेके, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नर्वसनेस होगी। और नर्वसनेस होनी भी ज़रूरी है भाई। अगर आपके अंदर नर्वसनेस नहीं है तो आप ऑब्वियसली अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपके अंदर डर है तो आपने प्रिपरेशन करी है ऑब्वियसली। तो अब वो चीज़ आप बताइए कि जो आपने लास्ट मोमेंट पे करी थी, आपने कैसे क्या क्या करा था आपने लास्ट मोमेंट पे, और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए बच्चों को। ये सब चीज़ें आप बताइए ज़रा इन बच्चों को। बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इंट्रेंस काफ़ी करीब आ गया है। इसमें 27 अप्रैल को इंट्रेंस होने वाला है। तो इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि आप टाइम कम बच रहा है तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत बहुत बच्चे क्या करें, हम नए नए सोर्स की तरफ भाग रहे कि हम ये भी कर लेते हैं, ये भी नहीं छोड़ना चाहिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये करना चाहिए कि जितना भी आपने कर रखा है उसको बेहतरीन मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको अच्छा से अच्छा कई बार रिवीजन करना चाहिए। इंडो इस्लामिक डिवाइस कीजिए सारे। और NCERT को काफ़ी थोरली पढ़िए। मतलब NCERT आपने कई बार पढ़ रखी होगी, उसको
को काफ़ी रिवाइज कीजिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे और आप आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 100 में 100 स्कोर करना, अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे इंटरेस्ट में, तब भी आपका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा जाएगा और आपकी रैंक बढ़िया बनेगी। तो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पर ध्यान दीजिए। देन एग्जाम्पलर कीजिए, एग्जाम्पलर से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आपके आते हैं, तो एग्जाम्पलर काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, और इतना इनफ होता है करने के लिए। मतलब लोग बोलते हैं कि ये भी करना चाहिए, फला बुक लगानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इतना कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, और सिर्फ एनसीईआरटी मोर देन इनफ होती है। अब एनसीईआरटी अगर आप करते हैं अमान भाई, तो मतलब हो जाएगा। आप जैसा कि आपने दिया, आप खुद ही जानते होंगे कि एनसीईआरटी काफ़ी इनफ होती है। तो बहुत से बच्चे स्ट्रेस ले रहे होंगे, स्ट्रेस इस टाइम सभी को होता है कि ये बहुत एग्जाम करीब आ गया, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सभी के लिए नॉर्मल सी बात है। वो आप अकेले नहीं इस चीज़ में, आपके साथ होगा, आपके जो दोस्त देने वाले उनके साथ होगा, तो वो कॉमन सी बात है। दूसरा, आप अभी टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपको एग्जाम प्रेशर फील होगा कि कैसे कितना नंबर बन रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कितनी आने वाली है, कितना आपका हलाई कर रहे हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है कि आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, डरते हैं, मतलब कि टेस्ट दें, वो सोचते हैं कि मेरा नंबर कम आ रहा है। तो भाई अगर आप नहीं भी देंगे टेस्ट, तो जाहिर सी बात है, अभी तो इंटरेस्ट होने वाला है, तो उसमें डायरेक्टली नंबर कम आ जाएगा। तो इससे बेहतर कि आप टेस्ट देके उसको देखते रहिए कि मेरा नंबर कितना बन रहा है। तो जैसे कि यासिर भाई ने बता दिया भाई, टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भाई टेस्ट की आपकी जो भी समस्या है, टेस्ट को लेकर जो भी प्रॉब्लम है आपकी, बहुत से बच्चे भाई जो अलीगढ़ में नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। हम लोग की रात भर टीम इसके ऊपर काम करी है भाई, काफ़ी लोग इसके ऊपर काम करें मॉक टेस्ट के ऊपर। तो ये जो मॉक टेस्ट है भाई, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको। ये आपको स्क्रीन पर भी एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग रब्ता करेंगे हम लोगों से व्हाट्सएप पे, आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है, कोई हाई प्राइस नहीं है इसका, इतना सस्ता है कि हर कोई ले सकता है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के साथ आपको जरूरी नहीं है मॉक टेस्ट ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, PYQ से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई PYQ से आपको एक आइडिया तो लगेगा भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं, पता तो होना चाहिए क्वेश्चंस हैं कैसे, क्या नेचर है, क्या किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 10 साल के PYQs भी इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और जो प्राइस होगा 199 होगा, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, हर कोई बच्चा ये ले सकता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भाई ये भी फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो भाई मुझसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे DM करिए, मुझे रब्ता करिए, इंशाल्लाह उसके बाद आपसे पैसों की कोई दरियाफ्त नहीं होगी। तो अगर जो बच्चा फाइनेंशियली इतना वीक है, जो इतना भी नहीं कर पा रहा, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि हर बच्चा मुझसे करे, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, काफ़ी हम लोगों ने सर्च कर रहे हैं गूगल, मतलब बहुत से गूगल से क्वेश्चन उठाए हैं, गाइड से क्वेश्चन उठाए हैं, NCERT से क्वेश्चन उठाए हैं, रात भर बैठ के काफ़ी दिनों से मेहनत करी। और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के होने वाले हैं, क्योंकि भाई हम सभी लोग साइंस स्ट्रीम के, हम लोग साइंस के बारे में बता सकते हैं, हम लोगों को कोई अदर्स स्ट्रीम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा ज्ञान भाई नहीं दे पाएंगे उस स्ट्रीम पे। हम लोग साइंस के लिए प्रिपेयर करें, और ये क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, ये इंग्लिश मीडियम में होने वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई, माजरत ख़्वाह हम आपके लिए। हिंदी में हम लोग टाइप नहीं कर पाए, हम लोग के पास वक्त की किल्लत थी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को चाहिए मॉक टेस्ट, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे बस आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा और PYQs मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। आपको जो भी क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे भाई हम लोग टैकल, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद यासिर भाई आप मुझे बताते चलिए, मैथ्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मैंने मैथ्स की देखा है, मुझे भी काफ़ी, मैंने देखा मैथ्स यार NCERT लेवल से ऊपर की रहती है। आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली आपका कहना सही कि जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ऊपर के आते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। बस क्या होता है, डिजिट वगैरह चेंज होते हैं और थोड़ा क्वेश्चन का टफनेस लेवल बढ़ाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी ने एनसीईआरटी को बहुत थोरली कई बार लगा रखा है, कि 1-2 बार तो लगा ही रखा हो एंट्रेंस के लिए, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्कूल में बुक जरूर चलती होगी, सभी के स्कूल में कोई ना कोई साइड बुक चलती है, अगर उसने अपनी बुक फॉलो की होगी और एनसीईआरटी को लगा लेता है, तो बस इतना मोर देन इनफ होगा मैथ्स के लिए भी। और अगर बहुत उसको कुछ करना है तो फिर RD शर्मा के जो MCQs होते हैं वो यूज़ लगा सकता है, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा सकता है। इतना मतलब इतना कर लेगा तो एकदम इजीली उसका हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन उसके आराम से बन जाएंगे मैथ्स में, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इतना करने के बाद। और मुझे ये बताइए रिवीजन की क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन बच्चे लास्ट टाइम बच रहा है, 10 से 12 दिन बच रहे हैं, बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। इस वक्त में बच्चों को रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करने के सही तौर कायदे क्या हैं, क्या कैसे बच्चों को रिवीजन करना चाहिए। और भी बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक होंगे। पता है भैया, हमारे साथ भी, हम भी उसी फेज़ में रहे हैं जिस फेज़ में आप लोग हैं। हम लोगों ने भी वो ही सेम NCERT पढ़ी है, जो सेम NCERT आप लोग पढ़ रहे हो। हमारे अंदर भी वैसा ही डर था जैसा डर आपके अंदर अभी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। तो अभी आपको आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी। इस वीडियो में जो भी एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स हैं, कम वक्त में आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर लीजिए कि भाई हो जाए आपका। तो ये आप लोग कर सकते हैं। और मुझे आप बताते चलिए रिवीजन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए।
देखिए रिवीजन के लिए बेसिकली मेरे हिसाब से एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी को ही रिवाइज कीजिए। अब कोई आप अगर रेफरेंस बुक की तरफ जाएंगे तो आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पहली बात उसके उससे रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होंगी और जो हाँ एकदम से काफ़ी प्रेशर लोग के ऊपर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी से ही रिवीजन कीजिए, खास करके केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स में भी आ जाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सारे आते हैं। तो मतलब इतना तो मतलब करना ही करना है आपको, रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी को थोरली फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए मेरा एनसीईआरटी बहुत बहुत ही जरूरी है इसके लिए, इंट्रेंस के लिए। बहुत बच्चे फॉलो नहीं करते एनसीईआरटी को, जो कि गड़बड़ बात है। सही बात बोल रहे हैं यासिर भाई काफ़ी अपने भाई एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी जो भी मैं बताता चल रहा हूँ, बच्चे काफ़ी ज़्यादा भाई नेग्लिजिबल कर मतलब लताड़ देते हैं एनसीईआरटी को। भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे हम तो गाइड के ऊपर जाएंगे, भाई गाइड करेंगे हम। सबसे बुरी चीज़ है भाई आप लोग जो गाइड के ऊपर जा रहे हो ना, गाइड में क्या होता है भाई, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट उठा के गाइड में डाल दिए जाते हैं और आपको लगता है भाई इसी से क्वेश्चन आएंगे। आते कहाँ से, एनसीईआरटी से। क्या बाकी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के? तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है भाई। ईएमयू अपने प्रोस्पेक्टस पे लिख कर बोल रहा है भाई जो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो अब अदर बुक्स पे क्यों जा रहे हो, अदर बुक्स पे क्यों ही जा रहे हो आप। और अब हम लोग बात करते हैं पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये बताइए आप मुझे। देखिए पीवाईक्यू तो एक बहुत मेजर रोल अदा करते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने दिया है इंटरेस्ट। पीवाईक्यू तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट करना, आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पैटर्न पे आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन, हाँ कौन से क्वेश्चन लगातार इसी टॉपिक से क्वेश्चन लगातार उठ के आ रहे हैं। तो वो सब जो है आपको पीवाईक्यू लगाने से ही पता चलेगा। कई सारे नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपको मतलब उनको देख के आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हमको देख के ही छोड़ देना है, मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं अटेम्प्ट करना, अगर इसके चक्कर में हम पढ़े तो फिर हम फंस जाएंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो बच्चों को फंसाने के लिए होते हैं, जो बच्चा उसमें फंसता है उसका मतलब 5-10 मिनट खराब हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ना, तो वो आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन कौन सा करने वाला है या फिर छोड़ने वाला है? वो पीवाईक्यू देख के ही आपको पता लगेगा। जब आप सॉल्व करेंगे, उस पर टाइम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये क्वेश्चन करने वाला था, छोड़ने वाला था। अब उस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट लगा के सॉल्व कर लिए तो क्या फायदा, उसके चक्कर में आपके 10 क्वेश्चन छोड़ गए। इससे बात है इसको छोड़ दीजिए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात यासिर भाई ने बोली है। और अब हम लोग कुछ टिप्स देते हुए चलते हैं अपनी भाई, जो कि टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बच्चा ये बोलता है भाई कुछ टिप्स दे दो, कुछ टिप्स दे दो। टिप्स क्या है भाई, अब मैं आपको कुछ बताते चल रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हर बच्चा फॉलो करना चाहिए हर बच्चे को। पहली टिप तो यही है भाई कि जो लोग बोलते हैं ना भाई लास्ट टाइम पे आप पढ़ना छोड़ दो भाई, लास्ट टाइम पे आपका माइंड कूल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं छोड़ो मेरे भाई, आप पढ़ो या लास्ट मोमेंट तक पढ़ो। आप एनर्जी आपके अंदर बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं खुद बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब मैं यासिर भाई यहाँ पे एंट्रेंस देने के लिए आया था, मैं स्टेशन में बैठा हुआ था, ठीक है, और उस वक्त स्टेशन में बैठे हुए मैं पढ़ रहा था उस वक्त बैठ के, और वो मेरा पढ़ना मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा कि जब मैं एंट्रेंस देने के लिए गया वहाँ से मेरे 3 क्वेश्चंस लगे। अब बताओ यार ये चीज़ तो अमर भाई सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। मैं भी इंटरेस्ट देने के लिए जा रहा था जब लखनऊ के लिए, तब मैंने लखनऊ, हाँ सेंट्रल लखनऊ पढ़ा था मेरा। तो मैं बुक लेके गया था, ट्रेन में पढ़ रहा था। मैं बेसिकली प्रेडिक्ट टेबल जो चैप्टर था मैं वो पढ़ा था, उससे मेरे 2 क्वेश्चन टकरा गया था। मुझे काफी अच्छा फील होता कि यार मैंने अभी पढ़ा था और मेरा 2 क्वेश्चन का फायदा हो गया, और मैंने मतलब उसको रिवाइज किया था उस चैप्टर को। तो मतलब ये अब हाँ ये सही है कि आप सेंटर पहुंचने के बाद ना पढ़ाई कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सेंटर पहुंचने के बाद आप आराम कीजिए, एकदम चिल मारिए, कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन सेंटर पहुंचने से 2-3 घंटे पहले तक तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, मतलब बेहतर रहता है वो। बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टिप अगर आपको देना चाहें, नेक्स्ट टिप ये रहेगी आपकी, जो भी आपके OMR हैं बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही केयरफुली उसको आप फिल करिएगा, क्योंकि भाई ज़रा सी आपकी अगर मिस्टेक हुई भाई आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। OMR बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप लोग। देखिए बेसिकली OMR फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप देख लीजिए आपका रोल नंबर जो है, तो उस पर क्या कीजिए, आप वो नंबर देखने के बाद अपना डॉट रख लीजिए, जो नंबर है उस पर पहले डॉट लगाते जाइए। आपने डॉट रख लिया, उसके बाद डॉट मैच कर लीजिए कि मेरे सारे डॉट सही है कि नहीं। ये डायरेक्टली ना उसको बिल्कुल भरिए, हो सकता है कि कोई तरीके से गलत भर जाए, इसलिए आप पहले डॉट रख लीजिए। एक डॉट रखने के बाद उसको फिर आप दोबारा से एक बार करेक्शन कर लीजिए, हाँ मैच कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि मेरा सही डॉट है कि नहीं। उसके बाद जब डॉट मैच कर लिए उसके बाद फिर आप जल्दी फिल कर दीजिए 1 मिनट के अंदर। ये सबसे सही तरीका होगा। और डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, आपके पास वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो लोग आप बिना डर से उनसे हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। आप डरने वाली कोई बात नहीं है, हिचक वाली कोई बात नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए ही वहाँ पर है। आप उनसे जो चाहें पूछ सकते हैं। अगर आपको सही से OMR भरना नहीं आ रहा, वो डेफिनेटली वो भाई आपकी हेल्प करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई नेक्स्ट टिप की, जो कि भाई क्वेश्चंस करने कैसे है भाई, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए चलूँ, जो आप लोग क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोग इजी लेवल से करना स्टार्ट करें, ताकि आपका भाई मोटिवेशन बिल्डअप हो, भाई आप लोग थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल के कर पाएं। स्टार्टिंग जो इजी लेवल के क्वेश्चन है, लाइक इंडो इस्लामिक, वहाँ से आपको रटी होगी वो तो ठीक है, इंग्लिश वगैरह यहाँ ऐसे मतलब आप लोग करते जाएंगे तो आपका भाई मोटिवेशन बिल्डअप होता रहेगा और आप लोग को लगेगा भाई हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। और स्टार्टिंग में आप लोग अगर मैथ्स को उठा लोगे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भाई, वैसे पैनिक हो जाओगे। पैनिक तो ऑलरेडी हो,
तो ये करिएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, हल्के हल्के लेवल से स्टार्ट करिएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाइएगा। और हर चैप्टर को तमाम मतलब टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, टाइम मैनेजमेंट देख करते हुए चलिएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट करिए आप लोग, मॉक टेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए अमन भाई, मेरे अकॉर्डिंग किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, देखिए वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बायोलॉजी बहुत एकदम अच्छी रटी होगी, मतलब बायोलॉजी बहुत इजी होती है, किसी के लिए फिजिक्स इजी होगी, किसी के लिए मैथ्स इजी होगी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट की थी, बायोलॉजी, देन इंडो इस्लामिक अटेम्प्ट की थी, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी। मैंने उल्टा पेपर स्टार्ट किया। हाँ, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना नहीं अच्छा था, मतलब ठीक था मैथ्स। तो मैंने क्या किया था, मेरा बायोलॉजी ठीक था, तो मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया, देन केमिस्ट्री, देन इंडो इस्लामिक किया, देन जीके किया, देन केमिस्ट्री किया। उसके बाद हमने फिर मैथ्स लास्ट। मैथ्स को आप वैसे भी लास्ट में ही कीजिए, मैथ्स लास्ट में करना ही बेहतर रहेगा, परेशान हो जाओगे अगर मैथ्स में उलझे तो फिर भाई उलझ जाओगे। ये मेरी टिप है आप लोगों के लिए कि मैथ्स से स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो बेहतर। हो सकता है किसी की मैथ्स बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छी हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स से स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको। केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंडो इस्लामिक कल्चर से स्टार्ट करना चाहिए। अब तो इंग्लिश भी ऐड हो गया है, तो इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, दिस वाज इट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यासिर भाई का भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यासिर भाई ने अपना भाई कीमती वक्त हमें दिया, आपके साथ अपने भाई एक्सपीरियंस शेयर करें और बहुत ही अच्छा यासिर भाई, आपने बहुत ही ज़्यादा यार शानदार बोला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो आई होप गाइज आपकी इससे वीडियो से हेल्प हुई हो। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो अपने ऐसे दोस्तों को भेजें जो भाई आपके तरह ही परेशान है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई आपको क्या क्या चीज़ें कैसी लगी, क्या लगी, वो आप हमें बता सकते हैं। और जो कट ऑफ की बात रही, मैं कट ऑफ मेंशन कर दूं कि कट ऑफ क्या रहती है। साइंस स्ट्रीम के लिए जो कट ऑफ जाती है 55 प्लस ही जाती है। सेफ जोन के लिए आप 55 प्लस ही अपना मार के चलिए, 55 प्लस। देखिए अमन भाई, अगर कटअप की बात करें तो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमें कैसा पेपर लेवल है, अगर बेसिकली अब कितना भी इजी पेपर आ जाए तो 55 प्लस कट ऑफ नहीं जाए। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, इतना पता तो है। 55 अगर आप 55 प्लस लेके आ रहे तो आप एकदम सेफ जोन में, ये मान चलिए आपका एकदम सेफ जोन में, मतलब 55 एकदम इनफ होता है, बढ़िया नंबर रहते हैं 55। और अगर कम से कम बात करें तो भाई आपके एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात करें तो कम से कम आपका 48 50 तो होना ही होना चाहिए। और सेफ जोन, अब जैसे कि आप लोग बता दिए हम लोगों ने आप लोगों से कि 55 सेफ जोन है, उसके ऊपर जितना लेंगे उतना बेटर है, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। हॉस्टल एकोमोडेशन में आपको इजी पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल जो है आपको पता होगा रैंक वाइज देते हैं। हाँ, रैंक वाइज देते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल में आपको इजी पड़ जाएगा। तो भाई खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो ओके गाइज, हमारे साथ अभी 2 लोग और जुड़े हैं, आकिब भाई और अलकमा भाई। तो ये लोग भी एंट्रेंस क्रैक करके ही आए हैं हमारे साथ। तो ये लोग अपनी अपनी आपको राय देते जाएंगे और ये लोग बताते जाएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आकिब भाई, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माइक आपके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ आकिब समीम फ्रॉम सिवान बिहार। मेरी ऑल इंडिया रैंक 197 इन जनरल कैटेगरी थी। ओके, शुक्रिया आकिब भाई। अलकमा भाई, आप जरा अपने बारे में बताइए, व्हाट वाज योर रैंक एंड वेयर यू फ्रॉम? Assalamu alaikum everyone. My name is Alkama Haider. I am from Gaya, Bihar, and my rank was 218 in general category. ओके अलकमा भाई, हम लोगों ने वैसे यासिर भाई से काफ़ी बातें कर ली, यासिर भाई ने अपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो बच्चों के अंदर देखा है, मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा फेयर खाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपने क्या किया था, आप ज़रा कुछ बता सकते हैं तो बताएं। Particularly जैसे मैथ्स में देखते हैं बहुत सारे लड़के पैनिक होते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन देख के, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आर.डी. शर्मा के MCQ एक्सरसाइज होते हैं लेवल 1 लेवल 2। बेसिकली अगर आपने आर.डी. शर्मा पहले से लगाई है तो आप वो प्रेफर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। या फिर अगर लास्ट मोमेंट पे आपके पास अगर समय कम बच रहा है तो फिर आप उसमें बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के लिखे हुए क्वेश्चन साइड में होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना बेस्ट रहेगा। माई सेल्फ खुद मैंने आर.डी. शर्मा के MCQ लगा के 30 आउट ऑफ 27 मैथ्स में बनाए थे। अरे बहुत खूब यार अलकमा भाई, बहुत खूब। इतने भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई, समझ रहे हो आप? तो भाई काफ़ी एक्सपीरियंस अपना बंदा शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस से बातें ये बोला है। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों के पास खैर वक्त काफ़ी कम है, तो वक्त कम है और इसमें आर.डी. शर्मा पे जाना मुझे जहाँ तक लगता है मुनासिब नहीं है। अगर आप दोनों अपनी राय बताइए, आपके लिहाज से ऐसा क्या है, फिर मैं भी बोलता हूँ कुछ। दीजिए। मेरे लिहाज से अगर अभी वक्त बहुत कम है तो आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए और जो भी आपने कर रखा है उसी पे आप फोकस कीजिए। आप जो छूट गया है उसे रहने दीजिए, आप उसको और इम्प्रूव कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए।
बिल्कुल शुक्रिया आकिब भाई ने सही बोला भाई। जो आपको एनसीईआरटी आप लोगों ने अभी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी के आपको जो बेसिक्स हैं आपके क्लियर करिए उनको, और ऐसा ना करिए एकदम से भाई अभी कुछ पढ़ा वाला है नहीं, एकदम से झटके से भाई जा रहे हैं आप आर डी शर्मा के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करने, और थोड़े वो रहते हैं भाई थोड़े अच्छे लेवल के, और भाई परेशान हो जाओगे एकदम से देख के भाई कि ये क्या है भाई। अगर नहीं बनेंगे फिर भाई आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, और जो आपने करा है अच्छे से प्रिपेयर करा है वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा ना करिएगा। यासिर भाई इस पर आप क्या कह रहे हैं अपना? जैसे कि अलकाम भाई ने बताया कि आर डी शर्मा मस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहता है, मतलब अगर करते हैं आप, वो जाहिर सी बात है आर डी शर्मा बुक काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप करते हैं बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप अब देखा जाए अमान भाई, तो वक्त बहुत कम बचा हुआ है। तो जिस बच्चे ने या जिसने पहले से लगा रखी है आर डी शर्मा एक बार, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज करना चाहिए, उसी बुक को रिवाइज करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगा जिसने नहीं लगाई अभी रखी आर डी शर्मा, तो उसको आर डी शर्मा नहीं टच करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा तो मशवरा लोगों से यही रहेगा कि अगर जिसने की है वो उसी को रिवाइज कर ले एक बार, बहुत बेहतर रहेगा उसके लिए। और जिसने नहीं की है वो ना करे मेरे हिसाब से। जैसे कि आकिब भाई ने बोला एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आर डी शर्मा नहीं लगाई थी, नहीं की थी, मैंने एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा लिए थे कुछ, और जो मेरी स्कूल की बुक चलती थी मैंने वो की थी, और एनसीईआरटी, और मैंने भी 22 क्वेश्चन बना लिए थे 30 में से। तो ये नहीं, जैसे कि अलकाम भाई ने बोला कि उन्होंने 27 क्वेश्चन बनाया है, तो जरूरी नहीं अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं मैथ्स में, तो मेरे ख्याल से इनफ होगा, हाँ इनफ होता है। क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं मतलब आप टॉप 10% स्टूडेंट में आ गए। मैथ्स में 20 क्वेश्चन करने का मतलब ये होगा आप टॉप 10% स्टूडेंट में हैं। तो इसलिए अगर जिसने नहीं किया है ऑडिशन में, तो फिर ना करें मेरे हिसाब से, टाइम की कमी की वजह से। तो खैर यासिर भाई ने बहुत सही बात बताई भाई। काफ़ी कम वक्त बच रहा है आपके पास, तो आर डी शर्मा पे अभी मत ही जाइए, मत ही उधर जाइए। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा बच रहा था, आप शुरू से एनसीईआरटी आर डी शर्मा करते थे तो आपके लिए बहुत बेस्ट थी। और अब बात करते हुए चलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट के ऊपर। ज़रा से हम लोग मॉक टेस्ट के ऊपर अपनी राय देंगे कि मॉक टेस्ट आपको क्यों ज़रूरी है भाई। अब मॉक टेस्ट आपके लिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट भाई एक फाइनल टच होगा भाई, आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन है कैसी। बेटे तुम कितने पानी में हो अभी, ये आपको बताएगा। मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट से मत डरो मेरे भाई। आकिब भाई आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे थे तो कैसे करे थे, क्या चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम आई, तो ये सब चीज़ें मुझे बताइए, और क्या इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट? बच्चे बहुत से डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, लेकिन मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट सबको देने चाहिए। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है आपको किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हुई है, और मॉक टेस्ट देने से आपको एक आइडिया भी रहता है कि किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कितने कर सकते हैं, और आपको उसमें टाइम अपना मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से जी आकिब भाई ने बहुत सही बात बोली है। टाइम मैनेजमेंट जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट ये सब जो अभी मैं आपको ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये 5 सेट रहेंगे। आप एक काम करिएगा, उसमें से जो पीडीएफ रहेगा, एक पीडीएफ आपने निकाला, एक सेट निकाला, एक सेट निकालने के बाद सुकून से आप टाइम लगाइए 2 घंटा, जो आपको एंट्रेंस में आपको टाइम मिलता है 2 घंटा, है ना। 2 घंटे टाइम लगाइए, और बिल्कुल आप प्रिंटेड आपके पास क्वेश्चन पड़ा है, और यही सोचिए आप कि आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप ऐसे करते हुए आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा अपना परफॉर्म करोगे। तो यासिर भाई आप बताइए ज़रा मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस। देखिए बेसिकली मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही इस वीडियो में बता दिया कि मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है लगाना। लास्ट टाइम आपको पता चलता है कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और भाई मॉक टेस्ट देने से डरिए मत, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के नहीं दे रहे मॉक टेस्ट मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई आप एग्जाम देंगे, एग्जाम तो नहीं, आप तो एग्जाम तो देना ही ना, एग्जाम तो नहीं छू सकते आप। एग्जाम देंगे उसमें तो नंबर कम आएंगे, कम हो या ज़्यादा हो तो आने अपने आप आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको अपने फिर सामना कीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से ना इतराइए, इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए मेरे हिसाब से। ये मेरा तो कहना है मॉक टेस्ट देते रहिए आप लोग। अलकामा भाई मॉक टेस्ट के ऊपर आप ज़रा कुछ बोलिए। सी जानते हैं हम लोग कि मॉक टेस्ट देने से बहुत सारे लड़के डरते हैं। वो देखते हैं कि जैसे कि नंबर कम हो जाएंगे, फिर डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मेरे ओपिनियन में ये है कि आप मॉक टेस्ट से ना डरे तो बेहतर है। क्योंकि भाई पर्सनली मैं बताता हूँ, मैं भी इसी चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैंने भी मॉक टेस्ट देने से डरता था, तो उसके बाद फिर फाइनली बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ। मैंने बहुत 5 to 6 टाइम्स मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए और उनसे सीखिए, कूल माइंड पेपर दीजिए आप। ओके गाइस, दिस वाज इट। तो आकिब भाई ने भी बहुत अच्छी बात बोली, अलकामा भाई ने भी भाई मॉक टेस्ट के ऊपर अपनी राय दी और मैथ्स के ऊपर ही बताया भाई। तो दिस वाज इट गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, दिस वाज इट। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो वीडियो को एक अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं। So don't panic, Don't hesitate. We are always with you. all the very best guys for your examination. Best of luck. Best of luck.